गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। नहीं भी होंगी तो मेरा वीडियो देखने के बाद थोड़ा तो मस्त ज़रूर हो जाएंगी। बात करेंगे संविदा कर्मी जो लोग हैं, और इनको अब मैं अराजक तत्व घोषित कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी अराजकता फैला रखी है कि जो नए कैंडिडेट पढ़ लिख करके परीक्षा दे करके अगर किसी भर्ती में आना चाहते हैं तो ये लोग अपनी टांग जरूर फंसाते हैं। तो बात करेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के लिए थोड़ा सा धैर्य भी बनाए रखें। बात करेंगे जो नियमावली है विनियमितीकरण की 2016 की, उसको आधार बना करके पहले तो ये गई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि हमको विनियमितीकरण किया जाए, और अब वर्तमान में ये वेतन के लिए बोल रही हैं कोर्ट में, क्योंकि मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ। क्या ये कर रही हैं मुझे पता है। मैं आपके समक्ष 2016 की जो नियमावली है विनियमितीकरण की वो रखना चाहूँगी। उसके पहले एक दो पॉइंट बताना चाहूँगी जिनको आप ध्यान से सुनिए। आपकी भर्ती का विज्ञापन आया है अगस्त 2022 में, ठीक है, और इनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित विभाग से हुई थी जुलाई 2022 में। उस बैठक में इनके पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तभी से इनको पता था कि इनकी संविदा अब नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि जो इनकी थर्ड परियोजना के अंतर्गत संविदा के पदों पर भर्ती हुई थी वो मात्र 2005 तक थी। उसके बावजूद भी इनका कार्यकाल यानी संविदा विस्तार हर साल कराया जाता रहा, ठीक है। अब हुआ ये कि 2022 की जो बैठक हुई उसमें जुलाई में इनके पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। आश्वासन हो सकता है दिया गया हो कि आपके पदों पर विचार किया जाएगा। दूसरी बात अब यह है कि ये ज़बरदस्ती का लगी पड़ी हैं कि हमको इसमें रख लिया जाए, हमको दे दिया जाए, या ये तो वही बात हो गई कि हम किसी के दुआरे भैंस बांधी और हम ज़बरदस्ती का कहने लगें कि ये भैंस हमारी है, और उसके बाद उस भैंस के मामले को ले करके हम कोर्ट में चले जाएं। तो जाहिर सी बात है, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको पता होता है कि कोर्ट कचहरी का मैटर बहुत धीमी गति से चलता है। तो भले न्याय मिले या ना मिले, लेकिन हम और लोगों को परेशान जरूर कर पाएंगे, और उतने दिन जितने दिन कोर्ट में रहेंगे उतने दिन ज़बरदस्ती का हम वर्किंग प्लेस पे जाएंगे। तो ये सब मामला है। मामले को आप समझ लीजिए। इनकी जो संविदा है वो समाप्त हुई है 1 साल बाद, यानी बैठक के 1 साल बाद, और हमारी परीक्षा हो जाने के बाद इनकी संविदा समाप्त हुई है 2023 में जुलाई में, ठीक है। तब भी इनको समझ में नहीं आया। अब आप नियमावली जो मैं आपके समक्ष रखूँगी, थोड़ा वॉइस कम अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग ध्यान से जो हमारे बिंदु हैं जो मैं बताऊंगी उन पर ध्यान देंगे और पूरे मामले को स्वतः समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 संख्या 9 2016 2/1 97/2 का 2016 लखनऊ, दिनांक 12 सितंबर 2016, ठीक है। अधिसूचना संख्या 9/2016 1/97 का 2016 दिनांक 12 सितंबर 2016 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और समूह घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016, ठीक है। इसमें अंग्रेजी रूपांतरण भी संलग्न है, मगर मैं हिंदी रूपांतरण ही पढ़ूंगी, ठीक है। तो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है तो प्रेषित है, ठीक है। और ये जिन जिन अधिकारियों को प्रेषित की गई है उनके नाम हैं, आप स्वयं इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको लेके चलूँगी आज्ञा से श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव विशेष सचिव, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जो दूसरा पेज है। दूसरे पेज में भी वही चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके
और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और समूह घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 ये आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। संक्षिप्त और प्रारंभ ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप स्वयं पढ़ लीजिए। समूह ग और घ के अंतर्गत चीज़ें इसमें दी गई हैं और इसमें लिखा हुआ है, देखिए, जहाँ पर यह नियमावली विनियमितीकरण के लिए लागू ना होगी, बात समझिए, जहाँ पर इस नियमावली को लागू नहीं होना है वो चीज़ें इसमें दर्शाई गई। कहाँ पर यह नियमावली लागू नहीं होगी? मौसमी संग्रह अमीन मौसमी चपरासी पर लागू नहीं होगी। दूसरे में देख लिए उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा विभाग और ऐसे समरूप विभागों में मौसमी कार्यों के लिए लगे हुए नियोजित परिनियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। राज्य सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में समेकित वेतन नियत मानदेय पर लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्तियों या व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। होमगार्ड स्वयंसेवक और प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवक के रूप में लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्तियों या व्यक्ति पर लागू ये नहीं होगी। शिक्षा मित्र और किसान मित्र के रूप में लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्तियों पर भी ये लागू नहीं होगी। मनरेगा योजना ग्राम विकास विभाग के अधीन लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्तियों पर भी ये लागू नहीं होगी। जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो देख लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 पर लिखा हुआ है, आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल कल्याण विभाग में लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति या व्यक्तियों पर भी ये लागू नहीं होगी। आशा बहु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के रूप में लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगी पर ध्यान दीजिएगा। 9 ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए उन पर भी ये लागू नहीं होगी। ठीक है, तो आप खुद समझिए। अब अध्यारोही प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो आप देख लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है प्रभाव किस पर पड़ेगा। यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई है। किसी अन्य नियमावली या तत्सम समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी। ठीक है, परिभाषा दी गई जब तक विषय संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल ना हो। नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य समूह ग या समूह घ के किसी पद के संबंध में यथास्थित सुसंगत सेवा नियमावली या राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है। ठीक है, संविधान का तात्पर्य भारत का संविधान से है। ये इसमें परिभाषा दी गई है, आपके काम की नहीं है। आप चाहें तो इसको गूगल से निकाल सकते हैं, क्रोम ब्राउजर पे जाके खोलिएगा तो निकल आएगी। उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण किया जाएगा। देखिए किस पर किया जाएगा? नियम 2 के उपबंधों के अध्ययन इस नियमावली के अधीन किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण किया जाएगा, परंतु यह कि यदि रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तब जब भी आवश्यक हो सरकार के अनुमोदन से कोई अधिसंख्य पद सृजित किया जा सकता है। समझ रहे हैं? आगे देखिए, जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको समझिए, जो सबसे लास्ट में लिखा है, इसलिए पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 12 पर लिखा है, विनियमितीकरण अधिकार का विषय नहीं है। समझ रहे हैं? विनियमितीकरण कोई आपका अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप हमको जबरदस्ती विनियमितीकरण करिए हमारा। इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी दैनिक मजदूरी पर या कार्य प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों या व्यक्ति द्वारा अधिकार के विषय के रूप में विनियमितीकरण के लिए दावा नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, समझिए। 1.11 पर लिखा है, इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार पर संविदा या कार्य कर रहे किसी व्यक्तियों के विनियमितीकरण के लिए किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उस न्यायालय के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गई है, वहां संबंधित विभाग मामले में न्यायालय का आदेश प्राप्त करेगा और तदनुसार कार्रवाई करेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको समझिए। जो मेन पॉइंट है मैं बताना क्या चाह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 7, आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास विभाग में लगे हुए, यानी कि इस विभाग में लगे हुए जितने भी व्यक्ति हैं संविदा पर अगर कार्य कर रहे हैं
तो पहली बात, ये विनियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, राज्य सरकार समय समय पर इनके लिए जो अधिसूचना जारी करेगी उसी के हिसाब से इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। ये कोई भी न्यायालय में दावा करके विनियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं और ना ही वेतन की भी मांग कर सकते हैं। ऐसा भी इस नियमावली में लिखा गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाहती हूँ आप खुद समझ जाइए। देखिए लिखा है, कार्य प्रभार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के कार्य प्रभार से है जो अस्थायी स्थापना या इस प्रकृति के कार्य पर नियोजित हो, जिसका वेतन तत्समय उस कार्य के आधार पर जिसमें वह लगाया गया हो प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसको समझिए आप लोग। जो संविदा कर्मी मुख्य सेविकाएं हैं उनकी संविदा हो गई है समाप्त। ठीक है, समाप्त हुए 1 साल हो गया है। वो कोर्ट में पहुंच गई हैं कि हमको परमानेंट किया जाए या हमको वेतन दिया जाए। तो इस प्रकार का कोई दावा मेरे हिसाब से इस नियमावली को जो मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से नहीं बनता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी उल्लेखित है कि न्यायालय में अगर कोई वाद जाएगा तो माननीय जज महोदय अगर कोई फैसला देंगे तो संबंधित विभाग उस फैसले को फॉलो जरूर करेगा, लागू करेगा। ऐसा इस नियमावली में दिया गया है। लेकिन नियमावली में एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि 2016 की जो ये विनियमितीकरण की नियमावली है इससे बाहर है ये बाल विकास पुष्टाहार विभाग। इसको लेकर के ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको नियमित किया जाए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आंगनवाड़ी जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग में जो संविदा कर्मी हैं वो इस नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, यही बात मैं बताना चाहती हूँ। बाकी समझदार लोग समझ गए होंगे। सभी संघर्षरत बहनों से अनुरोध है कि वो परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। न्याय जरूर मिलेगा। धैर्य और साहस बनाए रखें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।